तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड स्टडी में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करेंगे और मज़े करे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर से हम लाए हैं विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन। पार्ट है कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये पार्ट का नाम है क्या, कार्बन एवं उनके परमाणु। इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्या बनाने वाले हैं, एमसीक्यू बनाने वाले हैं, जो बोर्ड यानी कि परीक्षा के दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि दोस्तों की ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन में बताने वाला हूँ ना, ये 100% में कोई ना कोई ज़रूर आने वाला है, कोई ना कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि हमको लगता है कि इसमें से ज़्यादातर आने वाले हैं। और इसमें समय काल भी दिया है कि इतने से इतने ये पूछा गया था, किसमें क्या पूछा गया था, इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दे रहा है कि हाँ, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ठीक है, जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि संयोजकता मतलब होता है क्या। यहाँ पर दिया संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब सबसे पहले समझेंगे, तो हम बता रहा हूँ कि जो संयोजकता होता है ना दोस्तों, वो होता है कि जब कोई परमाणु या कोई मतलब कोई तत्व होता है ना, तो उसके नाभिक होता है। नाभिक में सबसे पहले क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम सभी लोग, तो परमाणु क्रमांक को लेते हैं। तो उसका परमाणु क्रमांक हम देखेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखियो सबसे पहले दोस्तों जब हम परमाणु क्रमांक को लेंगे तो कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होती है। ठीक है, ये सबको पता है कि जो कार्बन की परमाणु क्रमांक होती है वो 6 होती है। तो जब कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होगी तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो जब पहला जो नाभिक होगा, तो नाभिक में सबसे पहले क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है। और उसके बाह्य कोश में 4 होते हैं, 4 नहीं 8 होते हैं। इसमें 2 जब यहाँ हो जाएगा तो इसका 6 होता ही है। तो 6 में 2 यहाँ पर आ गया तो बचेगा कितना, 4 ही बचेगा ना। तो 4 हम यहाँ पर लगा देंगे। और संयोजकता इसी को कहते हैं, जितना ही जो बाह्य कोश होता है ना, यानी कि जो बाहर वाला कोश होता है, यानी कि हिस्सा होता है, उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसी को हम कहते हैं संयोजकता। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है, उसकी बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं। देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है। तो हमारा ये आंसर नंबर हो जाएगा ये 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और आप देख सकते हैं यहाँ इस कॉर्नर पे भी कि 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2022 यानी कि इसी सत्र में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और हमको जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी के लिए बता दूं कि आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, और आप समझेंगे तो आप भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि 2022 में पूछा है। तो चलिए दोस्तों, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो आपकी स्क्रीन पर दे रहा है फिर से इस क्रम के साथ नए वीडियो। ठीक है, नए वीडियो मतलब नए प्रश्न आ गया आपके सामने। देख सकते हैं आप कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। जो प्रयोगशाला यानी कि जो प्रयोगशाला होता है ना, जब जहाँ जिस लैब कहते हैं, उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसमें मतलब किसको सबसे पहले हम ना निर्माण किए थे प्रयोगशाला में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरिया को हम सबसे पहले निर्माण किए थे प्रयोगशाला में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर कि दिया है फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है। ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, HCHO। ठीक है, HCHO इसका राइट आंसर है। अब देख सकते हैं इस कॉर्नर में भी कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये भी है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम के साथ नए क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक कौन से हैं, इसमें से हमको देखना है दोस्तों, और इसको हमको चूज करना है। आप देख सकते हैं कॉर्नर पर भी, ये भी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं बता दूं कि असंतृप्त यौगिक का इसमें बात किया गया है।
तो आप हमारे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कि संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, मैं इसके बारे में बता दिया हूँ पहले से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि C2H6 इसका राइट आंसर होगा असंतृप्त यौगिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिया है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र है, एल्केनो का, ठीक है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है, इसमें सूत्र की बात कही गई है। तो सूत्र का क्या बात इसमें होती है दोस्तों, देखो पहले एल्केनो का कर है ना, तो एल्केनो में क्या होता है CN होता है, ठीक है, CN अब सबको पता होगा। फिर H2N होता है, अब प्लस जुड़ जाता है बस और 2 जुड़ जाता है, यही होता है एल्केनो का, ठीक है, यही होता है एल्केनो का सामान्य सूत्र। तो ये जिस ऑप्शन में हमको दिया है वही हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी क्रम के साथ। देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित में एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका भी सूत्र पूछेगा ना दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या करना है CN करना है, फिर H2N कर देना है, बस इतना ही करना है, ये होगा एल्कीन का सूत्र। तो इसका राइट आंसर किस प्रकार से पता चलेगा, देखिए जब दिया है एल्कीन का ना, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है मतलब इसके 2 गुना होता है, यानी कि n होता है n का 2 गुना, यानी कि n से 2 में गुना करेंगे, अगर 2 लेंगे हम तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो यानी कि 4, यानी कि गलत हो जाएगा, फिर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो 2 होता है, मान लेंगे C2 मान लेंगे, ठीक है, अगर हम मैं C2 को मानूँ, मैं यहाँ पर C2 मानूँ तो H फिर 2N बच रहा है ना, तो N के जगह पर मैं 2 लिया हूँ तो C2 हो जाएगा, फिर H 2 गुणे 2 करूँगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि H कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस प्रकार से दिया है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है आपकी स्क्रीन पर दिया है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से कौन सा, ठीक है, एथेन का आणविक सूत्र होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर A 6 संयोजक आबंध है, ऑप्शन नंबर B 7 संयोजक आबंध है, ऑप्शन नंबर C 8 संयोजक आबंध है, ऑप्शन नंबर D 9 संयोजन आबंध है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर B यानी कि 7 संयोजन आबंध होगा। ठीक है, और ये NCERT में बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर दोस्तों आ गए अपने स्क्रीन पर, फिर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में एल्काइन है, एल्काइन हमको पहचान दोस्तों कि इसमें से एल्काइन कौन सा है। तो बता दूं कि एल्काइन का भी सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो C होता है यानी कि CN, ठीक है, CN होता है ना, CN और H2N होता है, और इसमें सब माइनस कर देंगे बस 2, ठीक है, माइनस कर देंगे 2, तो एल्काइन का ही हमारा सूत्र बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब अगर n का मान हम 3 लूँगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 में से 2 घटाऊंगा तो 8 हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 2 जोड़ दिया, 3 दूनी 6 प्लस 2 दे दिए, तो ये नहीं होगा, इसमें से 2 घटाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ये 2016 में पूछा गया था, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर दिया है कॉर्नर पे, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनोन, ठीक है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह होता है ब्यूटेनोन में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्यूटेनोन में जो क्रियात्मक समूह होता है यही होता है। और देख सकते हैं ये NCERT क्वेश्चन में 2013, 14 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अब जो प्रोपेनल होता है उसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रोपेनल, एक मिनट दोस्तों देखते हैं इसको पहले देख लेते हैं। पीछे वाला क्या था, ब्यूटेनोन में दिया था ना, तो ब्यूटेनोन में यही होगा, प्रोटेनोन में भी यही होता है। ठीक है, प्रोपेनॉल में भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी 2017 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। दिया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलाई समूह उपस्थित है। एल्कोहलाई जो समूह होता है दोस्तों वह किस में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर A B C D में दिया है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, CH3, और सिंगल आबंध से दिया है, यानी कि एक आबंध से दिया है CH2 और एक आबंध से दिया OH। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से दिया है
कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। कीटोनी समूह मतलब दोस्तों होता है कि C और इक्वल टू ऐसा मतलब 2 अबंध का 0 होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप सभी में दिया है, लेकिन यौगिक पूछा ना तो यहाँ पर H नहीं होना चाहिए, क्योंकि CH होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। तो यहाँ पर CH3 है तो ये ठीक चलेगा, और ये नहीं है तो यहाँ पर नहीं चलेगा। ये है लेकिन ये नहीं है, इसमें ये है, ये यानी कि दोनों है, इसमें भी ये है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर होगा D, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि 2017, 19, 20 और 22 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख कर रख लीजिए क्योंकि ये आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC, जो IUPAC नाम सुने होंगे दोस्तों, IUPAC, क्योंकि आप जब पढ़े होंगे तो IUPAC के नाम जानते होंगे। ठीक है, एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है उसे हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। और ये 2014, 16 और 17 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। IUPAC नाम दोस्तों आप शायद याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगला IUPAC नाम वाला ही है कि फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर B, यानी कि मेथेनॉल होता है। फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि दिया है दोस्तों कि एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम है, यानी कि इसका क्या नाम होता है, एसिटिल्डिहाइड का। ठीक है, तो IUPAC नाम मैंने आपको बार बार बताया कि याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर B, एथेनॉल। इसका भी राइट आंसर B ही होगा, यानी कि एथेनॉल। ये 2006 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि एसीटोन यानी कि CH3COCH3 का IUPAC नाम है, यानी कि इसमें से इसका नाम क्या है। ठीक है, एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है दोस्तों। एसीटोन का जो IUPAC नाम हमको बताना है क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C3 दिया है, तो C3 यानी कि मेथ एथ प्रोप, ऐसे हम जान जाएंगे कि प्रोप होता है। ठीक है, तो प्रोप होगा तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। इस दोनों में हमको देखना है कि इस दोनों में क्या होने वाला है। तो हमको मेथ एथ प्रोप निकल गया, यानी कि तीसरा पर मेथ एथ यानी कि प्रोप आ जाता है। और क्या होता है कि COCH3 जो होता है वो नॉल होता है, यानी कि प्रोफेनॉल हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B होगा। 2015 और 16 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि C2H6 का IUPAC नाम है। इसको हम किस तरह पता लगाएं कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। तो दूसरे पर लिया है, यानी कि C2 है तो हम गिन लेते हैं, मेथ और एथ आता है तो हम इसको मेथ एथ लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एथ लिख लेते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं दोस्तों, एथ लिखते हैं। इस प्रकार से हम एथ लिख देते हैं। और एथ के बाद आप देख ही सकते हैं कि जब एथ लिख लेंगे तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C नहीं होगा और ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा। तो जब ऑप्शन नंबर A, C, D नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर B ही होगा ना, क्योंकि एथेन हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देख लीजिए कि एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब क्रिया करता है तो क्या देता है। ठीक है, या क्या बनाता है। जब एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर B यानी कि एथेन बनाता है। इसका राइट आंसर यही होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है कि एल्युमिनियम, क्या दिया दोस्तों, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। तो जो एल्युमिनियम कार्बोनेट पर जल से जब क्रिया करता है तो हाइड्रोकार्बन कौन सा उत्पन्न करता है, इसमें से बताना है हमको। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों मेथेन। ठीक है, वो होता है क्या, मेथेन। इसका राइट आंसर होगा मेथेन। और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिया है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, क्या मतलब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर A दिया है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, B ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ऑप्शन नंबर C ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन नंबर D ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। और ये हमारा लास्ट सवाल था दोस्तों, और ये इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है। हिंट के लिए मैं बता दूं दोस्तों,
हिंट के लिए मैं बता दूं तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना दोस्तों, वो पहला नहीं होगा। ठीक है, वो पहला नहीं होगा और इसका तीसरा नहीं होगा। आपको बताना है कि दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर बढ़ते हैं, अगर आपको बढ़ते मतलब क्या, फिर आगे चलते हैं, बताते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आराम से आप सभी लोग वीडियो को देख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।